हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है, बोर्ड पे देखेंगे सब बच्चे। तो बेटे, आज हम बात करेंगे क्लास 12th यूनिट नंबर 3 वीडियो नंबर 13। तो तीसरी यूनिट के 13वें वीडियो के बारे में या 13वें लेक्चर के बारे में बेटे आज हमें बात करनी है। और बेटे, इससे पहले 12 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और बेटे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और आई बटन में भी कुछ समय बाद लिंक आ जाएगा जिसमें आप पूरा यूनिट पढ़ सकते हो। इससे पहले 12 वीडियो भी देख सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो जो एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। देखो बेटे, हमें क्या पढ़ना है इस वीडियो में। इसमें बेटे सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नंबर 2 पे हम बात करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और बेटे तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस ऑफ ईसीएस यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या ईसीएस का क्या मतलब है और ये कहां से आई है। बेटे इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी धातुओं को अलग अलग विद्युत अपघटन में डुबा डुबा के बहुत सारे इलेक्ट्रोड तैयार कर दिए और उन इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव नापने के लिए फिर एक नया उपकरण बनाया गया जिसका नाम था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जब वैज्ञानिकों ने बहुत अलग अलग तरह की जो तत्व हैं या धातु हैं या अधातु हैं उनके अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोड बनाए और उन इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव या आप कह सकते हो मानक अपचयन विभव ज्ञात किए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर में रखकर। तो उन्होंने क्या करा बेटे, वे जितने भी तत्व थे जिनके इलेक्ट्रोड बनाए गए थे उन सभी तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभवों को एक बढ़ते हुए क्रम में रखा ऊपर से नीचे की तरफ। जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव सबसे कम था उसे सबसे ऊपर रखा, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव उससे ज्यादा था उसे उसके नीचे रखा। इसी तरीके से बहुत सारे तत्वों को ऊपर से नीचे तक रखा और एक श्रेणी बनाई। उस श्रेणी को कहा गया विद्युत रासायनिक श्रेणी। और बेटे इसकी खासियत यह थी कि इसमें तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। अब यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव कहना चाहिए या अपचयन विभव कहना चाहिए। देखो बेटे, कान खोल के इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लियो कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनी हुई है उसमें तत्वों के जो इलेक्ट्रोड विभव लिखे गए हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रोड विभव दो तरह के होते हैं, एक तो आक्सीकरण विभव और एक अपचयन विभव। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो इलेक्ट्रोड विभव लिखे गए हैं वे बेटे अपचयन विभव हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्या है बेटे, अपचयन विभव। इस चीज का सब बच्चे बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो इलेक्ट्रोड विभव लिखे गए हैं या जो मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखे गए हैं वे बेटे अपचयन विभव हैं या रिडक्शन पोटेंशियल हैं। उसे आप प्रदर्शित करते हो ई नॉट से। तो अब बात यह है कि हम परिभाषा क्या लिखें, मतलब परिभाषा क्या बनेगी। तो परिभाषा क्या बनेगी बेटे, देखो जरा ध्यान से। जब विभिन्न तत्वों को, विभिन्न तत्व वे हैं जिनके इलेक्ट्रोड बनाए गए थे, अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोड बनाए गए थे ना बेटे। जब विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव, मैं तो बेटे मानक अपचयन विभव ही कहूंगा, आप चाहो तो इलेक्ट्रोड विभव भी कह सकते हो। ठीक है, क्या लिखा,
जब विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव या विभवों ब्रैकेट में लिख दिया ई नॉट के बढ़ते क्रम में लिख लो, बढ़ते क्रम में रखा जाता है, बढ़ते क्रम में रखा जाता है। ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल यही बात समझाई थी क्या मैंने। तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बेटे? श्रेणी, जिसे क्या कहा जाता है बताओ? जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी, या आप कह सकते हो ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और या फिर इसे बेटे कुछ लोग कहते हैं सक्रियता श्रेणी, कुछ लोग इसे सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है या कहते हैं, लिख लो। क्या कहते हैं बेटे? विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या सक्रियता श्रेणी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ आपको इस बात का पता होना चाहिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। और यह भी पता होना चाहिए कि मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया गया था, उस उपकरण का नाम क्या था? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या उसे कहते हैं SHE। ठीक है बच्चों, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में बेटे आपने देखा होगा, आपकी बुक्स में भी है, एक तरफ तो लिखी हुई है अपचयन अभिक्रिया। क्या लिखी हुई है बेटे? अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि मानक अपचयन विभव है ना इसमें। अपचयन अभिक्रिया को ऐसा भी लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, क्योंकि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया ही एक प्रकार की अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो सकती है। पर यहाँ एक विशेष रूप से आप इस बात का हमेशा ध्यान रखोगे, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कि ये जो इलेक्ट्रोड विभव हैं जो मैं यहाँ लिखूंगा, वे सारे बेटे अपचयन विभव हैं। और यहाँ इधर लिखा हुआ होगा मानक अपचयन, मानक अपचयन विभव। ठीक है बच्चों, मानक अपचयन विभव, या आप कह सकते हो मानक इलेक्ट्रोड विभव, और इसे प्रदर्शित करते हैं ई नॉट से। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटे? ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, इसमें तो बेटे बहुत सारे तत्व हैं, आपको पता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों की संख्या बहुत ज्यादा है, लगभग 37 या 38 तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में उपस्थित हैं। अब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या सर हमें ये पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी याद करनी है? तो बेटे इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल कान खोल के सुन लो इस बात को। वहां पेपर में कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को लिख दो आप पूरा ऊपर से नीचे तक। ऐसा क्वेश्चन कभी आज तक आया नहीं है और ना ही कभी आएगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो अब सवाल खड़ा हुआ कि हम इसके बारे में फिर मतलब जो क्वेश्चन आते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटे जैसे मैं बताऊंगा वैसे सॉल्व करेंगे, और इस वीडियो के बाद आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के। और ये भी बात पक्की है कि क्वेश्चन हर साल आता ही आता है हर एक एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो किसी भी स्टेट का, या फिर वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो किसी भी फील्ड का, टेक्निकल फील्ड का। देखो तो बेटे आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसमें। एक तो आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले, जिस तत्व का अपचयन विभव सबसे कम है उसे सबसे ऊपर लिखा गया है। और मैं लिख रहा बेटे Li पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Li, Li पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Li, और इसका इलेक्ट्रोड विभव है -3.04 वोल्ट। एक तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद क्या है बेटे? उसके बाद है K पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, फिर पोटेशियम है
और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन विभव है -2.92 वोल्ट। उसके बाद बहुत सारे डॉट 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 इस तरह आते रहेंगे नीचे। उसके बाद आपको बेटे एक तत्व याद रखना है, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H2। एक इसे ध्यान रखना है, इसे बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। और बेटे इसका इलेक्ट्रॉन विभव होता है 0.00 वोल्ट, या आप कह सकते हो 0 वोल्ट। मैंने जो लिखे हैं वे आपको ध्यान रखने हैं, और किसी को ध्यान रखने की डॉट 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 जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप काम ऐसा करो जिससे आपको लाभ हो। तो बेटे विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितना ही नीचे आप आते रहोगे, उसके बाद सबसे लास्ट में एक तत्व आएगा F2 फ्लोरीन। तो F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2F नेगेटिव। एक इस तत्व को याद रखना है। और बेटे इसका इलेक्ट्रॉन विभव प्लस 2.87 वोल्ट होता है। तो आप कौन कौन से तत्वों को बिल्कुल ध्यान रखोगे, मैं स्टार बना रहा। एक तो आप लिथियम, जिसका इलेक्ट्रॉन विभव या मैं कहूंगा अपचयन विभव सबसे कम है। और एक आप हाइड्रोजन को याद रखो, जिसका अपचयन विभव 0 है। और एक आप याद रखो बेटे फ्लोरीन को, जिसका अपचयन विभव सबसे ज्यादा है। बाकी पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी आप मैं बीच बीच में आपको दिखाता रहूंगा, जैसे अभी देख रहे हो आप। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब इसके बारे में हमें बहुत सारी डिस्कशन, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। और आज के वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। जिन बच्चों को पढ़ने की लगन है, कुछ करना है लाइफ में बहुत अच्छा, उनके लिए वीडियो बहुत मजेदार होगी। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अगली बात पढ़ाऊंगा आपको। स्क्रीनशॉट लो बच्चों, ले लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे अब हम समझेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, और इन लक्षणों को आप बिल्कुल ध्यान से सुनोगे और समझोगे, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है बच्चों, तो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर है, बिल्कुल ध्यान से देखो, मैंने सारे तत्वों पे बेटे नंबर डाल रखे हैं 1 2 3 4 5, यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो बेटे विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर है उसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे कम है। यानी कि जो तत्व सबसे ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत कम ग्रहण करेगा, और जो तत्व सबसे नीचे है F2, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बेटे सबसे ज्यादा है। तो इससे हमें एक बात का पता चल रहा है कि श्रेणी को देखो ध्यान से, कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता क्या हो रही है बेटे? बढ़ रही है। तो हम नंबर 1 में लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है बेटे? बताओ। ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। यह बात बहुत काम की है। यदि आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ को चलोगे, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर जो तत्व आते जाएंगे उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी बेटे? बढ़ेगी। जैसे सबसे ऊपर तत्व है लिथियम, लिथियम की बेटे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे कम है, इसलिए उसका मानक अपचयन विभव है -3.04 वोल्ट, यानी सबसे कम। और उसके बाद सबसे नीचे आ जाओ आप, सबसे नीचे कौन है बेटे? सबसे नीचे है F2। तो F2 की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बेटे सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका मानक अपचयन विभव कितना है? सबसे ज्यादा मानक अपचयन विभव है +2.87 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो इस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को आप कह सकते हो अपचयित होने की क्षमता, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था
कि यदि किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो समझो उसका होता है ऑक्सीकरण, और यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो उसका क्या होता है बेटे, अपचयन होता है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अर्थात अर्थात अपचयित अपचयित ही तो होते हैं, यदि कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसका अपचयन होगा। अपचयित होने की अपचयित होने की क्षमता क्या होती है बेटे, बताओ। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही तो उसे ही तो कहते हैं अपचयित होना। तो आप इस बात को, पहली बात को ध्यान से समझोगे, बिल्कुल ध्यान से समझोगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर है उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे कम है या अपचयित होने की क्षमता सबसे कम है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे नीचे है उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज्यादा है, इसलिए उसका मानक अपचयन विभव भी सबसे ज्यादा है और वो उसकी अपचयित होने की क्षमता भी सबसे ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये तो हुई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। अब हम बात कर रहे इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता बिल्कुल इसकी क्या होगी, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो हम लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ध्यान से देखियो बेटे सब, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होता है, जो तत्व सबसे ऊपर होता है, अर्थात जो तत्व बेटे सबसे ऊपर होगा उसका मानक अपचयन विभव बताओ, सबसे कम होगा या सबसे ज्यादा। अर्थात जिसका मानक अपचयन विभव, ई नॉट से मैं लिखूंगा हर बार मानक अपचयन विभव को या मानक इलेक्ट्रॉन विभव को, जिसका मानक अपचयन विभव सबसे क्या होता है, कम। क्या लिखेंगे बेटे, सबसे कम होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की, अब तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की बात करेंगे, ऊपर तो हमने पहले पॉइंट में बात करी थी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, और बेटे अब हम बात कर रहे इलेक्ट्रॉन त्यागने की। तो हम बात कर रहे विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होता है, अर्थात जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बताओ क्या होगी, सबसे क्या होगी, अधिक, सबसे अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे अधिक होती है। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा जो तत्व बेटे इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है वो, उसका इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या हो रहा है बेटे, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है उसका बेटे, ऑक्सीकरण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो उसका ऑक्सीकरण ही तो होगा, और जब उसका ऑक्सीकरण होगा तो जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता हो बेटे वो तो प्रबल अपचायक होगा। जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक की तरह काम करता है, और जिसका खुद का अपचयन होता है वो बेटे ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। यह बात आपने कक्षा 11 में पढ़ रखी है कि जिसका खुद का अपचयन हुआ वो दूसरों के लिए क्या है, ऑक्सीकारक है, और जिसका खुद का ऑक्सीकरण हुआ वो दूसरों के लिए क्या है, अपचायक है। तो हमने लिखा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होता है, अर्थात जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे अधिक होती है। अतः वह सबसे अच्छा क्या होता है, अपचायक होता है। सबसे अच्छा क्या होता है बेटे, अपचायक होता है। क्यों होगा सबसे अच्छा अपचायक, मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से त्याग रहा है। जिसका इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से निकल गया उसका ऑक्सीकरण सबसे अच्छे तरीके से हुआ, और जिसका ऑक्सीकरण सबसे अच्छे तरीके से हुआ वो सबसे अच्छा क्या है बेटे, अपचायक। वो सबसे अच्छा अपचायक है।
ये बात आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है, बिल्कुल ध्यान से। तो इससे हम जो है ना, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बता सकता हूं आपको कि यदि मेरे से पूछ लिया जा कि प्रबलतम अपचायक कौन है, प्रबलतम अपचायक विद्युत रासायनिक श्रेणी में या सभी ज्ञात तत्वों में सबसे अच्छा अपचायक कौन सा तत्व है, तो बेटे सबसे अच्छा अपचायक वो तत्व होगा जिसका ऑक्सीकरण सबसे अच्छा होता हो। और बेटे ऑक्सीकरण किसका सबसे अच्छा होगा, जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालता हो या इलेक्ट्रॉन त्यागता हो, या यो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ता हो। तो बेटे कौन छोड़ेगा सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर होगा। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर कौन है बताओ, विद्युत रासायनिक श्रेणी में बेटे सबसे ऊपर है लिथियम। कौन है, लिथियम। तो एक क्वेश्चन तो यही क्लियर हो गया हमारा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होगा वो सबसे अच्छा क्या होगा बेटे, अपचायक होगा सबसे अच्छा। ठीक है, चलो तीसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं हम, पॉइंट नंबर 3। अब आ जाओ सबसे नीचे वाले तत्व। विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे, जो तत्व सबसे कहां होता है, नीचे होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे नीचे होता है, अर्थात जिसका मानक अपचयन विभव सबसे क्या होगा, जो सबसे नीचे है उसका मानक अपचयन विभव तो बेटे सबसे अधिक होगा ना, सबसे अधिक होता है। जिसका मानक अपचयन विभव क्या होता है, सबसे अधिक होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, उसकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी बेटे, सबसे अधिक होगी। यह बात ध्यान रखनी, क्षमता सबसे अधिक होती है। मतलब जो तत्व सबसे ऊपर है उसमें तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता सबसे अधिक है, और जो तत्व सबसे नीचे है यानी F2 फ्लोरीन, उसमें बेटे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक है। तो हम लिखेंगे अतः वह प्रबलतम, प्रबलतम माने सबसे प्रबल, प्रबलतम क्या होता है बताओ भाई, जो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा प्रबलता से ग्रहण कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा जो, उसका तो बेटे खुद का अपचयन हो रहा, और जिसका बेटे खुद का अपचयन होता है वो दूसरों के लिए किसका काम करेगा, आपसीकारक का करेगा। तो हमने यहां लिखा अतः वह प्रबलतम क्या होता है, आपसीकारक, प्रबलतम आपसीकारक होता है। ये बात सब बच्चे ध्यान रखेंगे बिल्कुल कि प्रबलतम आपसीकारक वो होगा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहा होगा बेटे, सबसे नीचे होगा। जैसे आपसे कोई सवाल पूछ ले कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रबलतम आपसीकारक कौन है, बताओ सबसे अच्छा आपसीकारक कौन है, तो आप बताओगे कि सबसे अच्छा आपसीकारक है F2। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि F2 सबसे अच्छा आपसीकारक क्यों है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि F2 सबसे अच्छा आपसीकारक है, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे रखा हुआ है। दूसरा कारण यह है कि उसका मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव या E0 सबसे ज्यादा है। और तीसरा कारण आप बताओगे कि उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज्यादा है। और यदि उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बेटे सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब उसका खुद का अपचयन होने के चांसेस, संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं।
और जिसका खुद का अपचयन होने की संभावना सबसे ज्यादा है वो दूसरों के लिए बेटे सबसे अच्छा आपसी कारक होगा। ठीक है। यदि एक दोस्त है उसका नाम है राम सिंह और उसके दूसरे दोस्त का नाम है श्याम सिंह, राम सिंह और श्याम सिंह दो दोस्त हैं। राम सिंह श्याम सिंह को पैसे देता ही जा रहा, देता ही जा रहा, देता ही जा रहा। तो मुझे यूं बताओ, दोनों में से अमीर कौन हो रहा? श्याम सिंह हो रहा, क्योंकि श्याम सिंह के पास पैसे आते जा रहे। तो बेटे यदि वो श्याम सिंह अमीर हो रहा है तो उसके अमीर होने का कारण भी तो कोई है। कौन है? राम सिंह। तो राम सिंह खुद गरीब हो रहा और श्याम सिंह को कर रहा वो अमीर। तो यदि श्याम सिंह अमीर होता जा रहा तो श्याम सिंह ही उसे अमीर कर रहा है और अपने आप हो रहा है गरीब। इसका मतलब जिसका खुद का अपचयन होता है वो दूसरों का करता है आक्सीकरण, और जिसका खुद का आक्सीकरण होता है वो दूसरों का करता है अपचयन। तो यदि आपको किसी भी दूसरे तत्व का आक्सीकरण करना है तो आपको अपने आप को अपचयित करना पड़ेगा। तो यहाँ सीधी सी बात आ गई हमारे समझ में कि इनमें कौन सा प्रबलतम अपचायक होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में, और बेटे कौन सा सबसे प्रबल आक्सीकारक होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, आपने जो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई, इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या लिखे हुए हैं? ये जो वोल्ट वोल्ट करके लिखा हुआ है ये सारे क्या हैं? मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव। आपने इन्हें कैसे निकाला, कैसे ज्ञात करा बेटे आपने? तो आप कहोगे कि सर हमने इन्हें निकाला है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से। तो मान लो एक तरफ तो रखा हुआ है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और एक तरफ रखा हुआ है वो इलेक्ट्रोड जिसका आपको इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। तो जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और उस नए इलेक्ट्रोड के बीच आप वोल्टमीटर जोड़ोगे तो वोल्टमीटर जोड़ने से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोड पे तो होगा आक्सीकरण और एक पे होगा बेटे अपचयन। यानी कि ऐसा हो सकता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जिस नए इलेक्ट्रोड को आपने जोड़ा है उस पर तो हो रहा है आक्सीकरण और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर बेटे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि नए इलेक्ट्रोड पर आक्सीकरण हो रहा है तो उसका मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होगा। क्या होगा बेटे? ऋणात्मक। और आप विद्युत रासायनिक श्रेणी देख लो, उन सारी तत्वों को हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है। किससे ऊपर रखा गया है बेटे? हाइड्रोजन से। ठीक है बच्चों। तो हमें एक बात पता चली कि जब किसी भी इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से उसका इलेक्ट्रोड विभव हमने निकाला तो जिस इलेक्ट्रोड पर आक्सीकरण हुआ उसका इलेक्ट्रोड विभव आया ऋणात्मक और उसे रखा गया हाइड्रोजन से ऊपर, और जिनके इलेक्ट्रोड विभव आए धनात्मक उन्हें बेटे इसलिए धनात्मक आए क्योंकि उनपे हुआ था अपचयन और उन्हें रखा गया बेटे हाइड्रोजन से नीचे रखा गया। ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी सहायता से तो निकाल ले बेटे हमने सारे इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव इसके द्वारा ही निकाल ले। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर, ध्यान से समझियो बिल्कुल, जोड़ने पर जिन इलेक्ट्रोडों पर आक्सीकरण, जिन इलेक्ट्रोडों पर क्या होता है बेटे? आक्सीकरण। जिन इलेक्ट्रोडों पर आक्सीकरण होता है उनके मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होते हैं। बस ये बात ध्यान रखनी, बहुत काम की बात है बेटे। उनके मानक अपचयन विभव कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं तथा उन्हें H2 से ऊपर रखा गया है।
ठीक है, उन्हें H2 से ऊपर रखा है। आप देख लो विद्युत रासायनिक श्रेणी में H2 का इलेक्ट्रॉन विभव या मानक अपचयन विभव बेटे कितना है, 0 है। और H2 से ऊपर आप रख रहे तो सारे माइनस वाले ही तो होंगे, तो H2 से ऊपर जितने भी तत्व रख रखे हैं उन सब के इलेक्ट्रॉन विभव या मानक अपचयन विभव क्या है, नेगेटिव, ऋणात्मक है। और उनके इलेक्ट्रॉन विभव या मानक अपचयन विभव इसलिए ऋणात्मक हैं क्योंकि जब उन्हें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ा था तो उनके ऊपर बेटे ऑक्सीकरण हुआ था। क्या हुआ था उनके ऊपर, ऑक्सीकरण। और इसके जस्ट अपोजिट जाओ, परंतु मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी तो कह सकते हो उसे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर जिन इलेक्ट्रोडों पर अपचयन होता है, क्या होता है बेटे, अपचयन। ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, जिन इलेक्ट्रोडों पर क्या होता है, अपचयन होता है, उनका मानक अपचयन विभव धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है तथा उन्हें विद्युत रासायनिक श्रेणी में H2 से नीचे रखा गया है। उन्हें बेटे हाइड्रोजन से नीचे रखा क्योंकि उनके मानक अपचयन विभव कैसे आए बेटे, उनके मानक अपचयन विभव आए धनात्मक। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। एक बार देख लो, 1 मिनट में ध्यान से देखेंगे। पहला, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, अर्थात अपचयित होने की क्षमता बढ़ती है। एक तो ये बात ध्यान रखनी। दूसरी बात, जो तत्व सबसे ऊपर है उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे ज्यादा है, इसका मतलब वो सबसे अच्छा अपचायक है। और तीसरी बात, जो तत्व सबसे नीचे रखा है यानी F2, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज्यादा है, इसका मतलब वो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है। और अगली बात नंबर 4, इसे भी ध्यान से समझो। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ने पर जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसका E0 होता है नेगेटिव और उसे हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है, और जिसका होता है अपचयन उसका E0 होता है पॉजिटिव और उसे बेटे हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला टॉपिक देख रहे हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे हमारे देश के प्यारे बच्चे। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, ठीक है। तो देखो बेटे, अब हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को पढ़ने से हमें क्या क्या फायदे होंगे और कहाँ इसका प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटे धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना। तो यदि आपके पास बहुत सारी धातुएं हैं या धातुओं की क्रियाशीलता का हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी धातु ज्यादा क्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है, हमें कैसे पता चलेगा, ध्यान से समझेंगे बेटे सब। तो सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है ना, इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितनी ज्यादा ऊपर होगी, या यूं कह दो कि जिसका मानक अपचयन विभव जितना कम होगा, वो धातु उतनी ही ज्यादा क्रियाशील होगी बेटे। क्योंकि जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। और कोई भी धातु अपनी क्रियाशीलता दिखाती है इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर। यदि कोई धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है अपने, तो समझो कि धातु बहुत ज्यादा क्रियाशील है। और यदि कोई धातु मुश्किल से अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ रही, तो समझो धातु बहुत कम क्रियाशील है। क्योंकि धातु की क्रियाशीलता इसी में है कि वो अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़े, जब तो उसे धातु कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण होता है।
और अधातु की क्रियाशीलता उस बात में होती है कि वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे। तो जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उसे कहते हैं अधातु, और जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है या डोनेट करता है वो होता है धातु। ठीक है बच्चों, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात समझनी है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितनी ऊपर होगी वो उतनी ही ज्यादा क्रियाशील होगी, या फिर यूं कह दो कि उतना ही अच्छा वो अपचायक होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो छोड़ रहा उसका खुद का तो बेटे ऑक्सीकरण हो रहा, और जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा वो तो बेटे दूसरों के लिए अपचायक है। ठीक है बच्चों, तो हमें एक बात पता चली कि नंबर एक, पहली बात क्या पता चली, यूं पता चला कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितना ऊपर होती है, जितना ऊपर होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितना ऊपर होती है, अर्थात, या ऊपर नहीं कहते तो एक काम करो यूं भी कह सको, जिसका मानक अपचयन विभव जितना कम होता है। एक ही तो बात है बेटे, दोनों का एक ही तो मतलब है, जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा वो ही तो ऊपर होगी बेटे धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में। तो हमने लिखा विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितना ऊपर होती है, अर्थात जिसका मानक अपचयन विभव क्या होता है, जितना कम होता है, वह उतनी ही अधिक, वह उतनी ही अधिक क्या होती है बताओ, धातु जितनी ऊपर होगी विद्युत रासायनिक श्रेणी में वह उतनी ही अधिक क्या होगी बेटे, क्रियाशील होती है। ये बात सब बच्चों को हमेशा ध्यान रखनी है, क्रियाशील होती है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो, एक काम करो, उतनी ही अधिक क्रियाशील के साथ एक चीज और जोड़ लो आप, उतनी ही अधिक क्रियाशील व प्रबल अपचायक भी जोड़ लो, यहाँ प्रबल अपचायक होती है। अब दोनों ही बात आ गई इसमें। भाई धातुओं की क्रियाशीलता तो उनकी अपचायक क्षमता से ही झलकती है। भाई कोई भी धातु कब कहेंगे कि ज्यादा क्रियाशील है, जब वो इलेक्ट्रॉनों को फटाफट 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 छोड़ेगी, और यदि उसने इलेक्ट्रॉन फटाफट छोड़ दिए ना तो इसका मतलब उसका फटाफट ऑक्सीकरण हो गया, और यदि उसका फटाफट ऑक्सीकरण हो गया ना तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा अपचायक है। तो हमने लिखा कि जो धातु जितना ऊपर है वो उतना ज्यादा क्रियाशील है, या फिर यूं कह दो कि उतना अच्छा क्या है, अपचायक। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो, मैं लिख रहा बेटे, ध्यान से देखियो, धातुओं की क्रियाशीलता, धातुओं की क्रियाशीलता, एक चीज और लिख लो इसमें, धातुओं की क्रियाशीलता या अपचायक क्षमता, एक ही बात है, चाहे क्रियाशीलता कह दो या अपचायक क्षमता का घटता क्रम। यदि कोई आपसे पूछे, बहुत सारी धातुएं उन्होंने दे दी आपको और आपसे पूछ लिया कि इन धातुओं में बताओ आप सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है, तो हम विद्युत रासायनिक श्रेणी का तो रट्टा हमने मार नहीं रखा है कि हम विद्युत रासायनिक श्रेणी को यूं देखेंगे, हाँ यार सबसे ऊपर ये है, फिर ये है, फिर ये है। आपके पास क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं आने का बेटे, आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें उसे मानक अपचयन विभव सारी धातुओं के देने पड़ेंगे, और उन मानक अपचयन विभव में आप यूं देखोगे कि किसका मानक अपचयन विभव सबसे कम है, जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम है वो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर रखी होगी, और वही धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी, या वही धातु सबसे प्रबल अपचायक होगी। बताओ दिमाग काम कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा ना तुम्हारा दिमाग काम। तो वो आपको ई नॉट की वैल्यू देगा, भाई ई नॉट की वैल्यू आप हमें दे दो, और हमें आप 10 धातुएं दे दो, और 10 धातुओं को मैं उनके क्रम में लगाकर
विद्युत रासायनिक श्रेणी बना सकता हूं, क्योंकि जिस धातु का मानक अपचयन विभव सबसे कम होगा उसे मैं सबसे ऊपर रखूंगा, और जिसका मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा होगा उसे मैं सबसे नीचे रखूंगा। और फिर मैं बताऊंगा कि ऊपर से नीचे की तरफ आते रहो, क्रियाशीलता घटती रहेगी, ऊपर से नीचे की तरफ आते रहो, अपचायक क्षमता भी घटती रहेगी। बताओ तुम्हारे दिमाग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? दिमाग काम आ रही ना समझ में बात? तो एक एग्जाम्पल है कि धातुओं की क्रियाशीलता या अपचायक क्षमता का घटता क्रम क्या है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु बेटे लिथियम है। लिथियम के बाद कौन सी दिखाई दे रही? पोटेशियम। और बेटे पोटेशियम के बाद Ba, उसके बाद Ca, और बेटे इस तरह आगे बढ़ते रहो MgAl। बस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यदि ये धातुएं आपके पास आ गई तो लिथियम सबसे ऊपर रखा है इसलिए सबसे ज्यादा क्रियाशील है, या यूं कह दो सबसे अच्छा अपचायक है। पोटेशियम उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। बताओ खेल समझ में आ रहा है या नहीं? यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक बात सुनो ध्यान से, जो धातु ऊपर है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील है। बस जो धातु सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील है, और धातुओं की क्रियाशीलता झलकती है उनकी अपचायक क्षमता से कि वे कितना अपचयित कर रही है दूसरे पदार्थों को, यानी दूसरे पदार्थों को कितने इलेक्ट्रॉन बांट रही हैं कि यार आजा तू भी इलेक्ट्रॉन ले ले, तू भी इलेक्ट्रॉन ले ले, तू भी इलेक्ट्रॉन ले ले। तो जिसने इलेक्ट्रॉनों को बांट दिया अपने सारे, यानी कि वो धातु अपना गुण दिखा रही है, धात्विक लक्षण दिखा रही है, अर्थात खुद को ऑक्सीकृत कर रही है परंतु दूसरों को अपचयित कर रही है। तो जो दूसरों को बेटे अपचयित करेगा वो खुद क्या होगा? तो यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब हमें पता चली है बात कि धातुओं की क्रियाशीलता या अपचायक क्षमता का घटता क्रम क्या है। ठीक है, चलो दूसरी बात कर रहे हैं हम। दूसरी बात, अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी कुछ बुक्स में इसकी उल्टी बनी हुई है। वहां क्या कर रखा है कि जो E0 है मानक अपचयन विभव, उन्हें बढ़ते हुए क्रम में ना रख के सबसे ज्यादा वाला ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, घटता हुआ क्रम है। तो आप उस क्रम को ना पढ़ के इसी क्रम को करेंगे आप जो मैंने आपको बताया है। यही क्रम सबसे ज्यादा बुक्स में अवेलेबल है, पर कुछ बुक्स में क्रम को पलट दिया गया है। उसमें स्टेट बोर्ड की भी कुछ किताबें हैं ऐसी, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। इस चीज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को, ठीक है। अच्छा एक दूसरा पॉइंट देखो बहुत बढ़िया, अनुप्रयोग में जो बेटे हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं हैं ना, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं जल तथा अम्लों से, जल तथा अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। मतलब जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई ना, यानी 0 से ऊपर, वे जल और अम्लों से किसे विस्थापित कर देंगी बेटे? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। कारण पता क्या है? कारण ये है क्योंकि वे हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं। क्या होती हैं बेटे? अधिक क्रियाशील। समझ में आ रहा आपके? भाई अधिक क्रियाशील तो होंगी जब ऊपर रखी हुई है, अधिक क्रियाशील होती हैं। तो जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वे हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील हैं। तो उन्हें जहां जहां भी हाइड्रोजन नजर आएगा किसी भी यौगिक में, वहां वे हाइड्रोजन को हटा देंगी उसकी जगह से। ठीक है बच्चों? और हाइड्रोजन कहां कहां होता है? जल में भी हाइड्रोजन होता है, और बेटे अम्लों में भी हाइड्रोजन होता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहां समझा रहा, ध्यान से समझिए। जैसे मैं आपको यूं कह दूं कि आपके पास सोडियम धातु है। कौन सी धातु है? सोडियम।
और हमें इसका रिएक्शन करना है जल के साथ। तो देखो मैं जल के साथ रिएक्शन कर रहा सोडियम धातु का। देखो दो सोडियम और दो जल के अणु लिए मैंने। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2Na+2H2O। तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी देखो जरा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में 20वें नंबर पे हाइड्रोजन है, जहां रेड कलर का एक ब्रैकेट बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है। तो बेटे यूं देखो कि हाइड्रोजन से ऊपर है सोडियम या नहीं। सोडियम कौन से नंबर पे है देखियो जरा। सोडियम है बेटे 6ठे नंबर पे, ध्यान से देखो, नंबर मैंने डाल रखे हैं इसके। तो जब हाइड्रोजन से ऊपर है तो इसका मतलब हाइड्रोजन से तो ज्यादा क्रियाशील है सोडियम। और जब बेटे सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है तो हाइड्रोजन को तो ये हटा ही देगा। तो ये सोडियम क्या करेगा बेटे, इन दोनों हाइड्रोजनों को यहाँ से हटा देगा। और जब 2Na और 2OH, ये दोनों हाइड्रोजन हट गए यहाँ से। जब दोनों हाइड्रोजन हट गए तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, H2 गैस निकल गई। अब यूं बताओ, दोनों H की जगह 2Na आ गए, एक NaOH और दूसरा NaOH। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2NaOH। बताओ समझ में आई गया रिएक्शन। सोडियम ने हाइड्रोजन को क्यों हटाया बेटे? सोडियम ने हाइड्रोजन को इसलिए हटाया क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम हाइड्रोजन से ऊपर था और हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील था, इसलिए इसने हाइड्रोजन को हटा दिया। अब इसे देखो कैल्शियम। यदि कैल्शियम का रिएक्शन आप जल के साथ कराओगे तो कैल्शियम भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। देख लो आप, कैल्शियम कौन से नंबर पे है बेटे? 5वें पे। देखो आप 5वें पे है ना कैल्शियम। और हाइड्रोजन कौन से नंबर पे है? 20वें नंबर पे। तो हाइड्रोजन से तो ऊपर ही है कैल्शियम। जब हाइड्रोजन से ऊपर है तो हाइड्रोजन को तो हटा देगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जी यहाँ तो आपने 2 सोडियम लिए थे, यहाँ तो आपने कैल्शियम 1 ही लिया। कैल्शियम 2 ही ले लो तो क्या बिगड़ जाएगा? बेटे कैल्शियम की संयोजकता होती है 2, सोडियम की 1 होती है, इसलिए अकेला ही दोनों हाइड्रोजन को हटा देगा। क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता दोनों की 1 और 1 है, 1+1 2, और ये अकेला ही 2 का काम कर रहा। तो इसका मतलब ये अकेला कैल्शियम दोनों हाइड्रोजन को हटा देगा। और ये हाइड्रोजन हो गए बेचारे बेघर हो गए, और मैंने लिखा H2 तो उड़ के भाग गया, इसे घर से निकाल दिया गया कैल्शियम के द्वारा। और कैल्शियम अकेला आके दोनों OH को संभालेगा। तो कैल्शियम अकेला है और OH कितने हैं बेटे? 2। बताओ समझ में आई क्या बात? अच्छा, यदि मैं आपको यूं कह दूं कि चलो ये तो दोनों रिएक्शन ऐसी हैं कि धातुओं ने जल से हाइड्रोजन को विस्थापित करा है। यदि मैं आपको यूं कह दूं कि यार चलो कैल्शियम की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर रहे, यहाँ लिखा हुआ ना जल तथा अम्लों से। तो यदि आप ऐसा रिएक्शन करोगे तो कैल्शियम तो हाइड्रोजन से ऊपर है ही, हाइड्रोजन से ऊपर है कैल्शियम। तो कैल्शियम यहाँ कहेगा इसे कि चल यहाँ से हट, मेरी जगह है। तो क्या बनेगा बेटे? CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, और हाइड्रोजन हो गया बेचारा बेघर। देखो समझ में आई क्या बात आपके? अब यदि मैं आपको यूं कह दूं कि चलो यार ये वाला रिएक्शन आ गया, मान लो पेपर में आया Cu+H2SO4 = मतलब कॉपर है और कॉपर की रिएक्शन आपको करानी है H2SO4 से। तो आप कॉपर को ध्यान से देखो ऊपर से नीचे तक। बताओ कौन से नंबर पे है बेटे कॉपर? तो आपको कॉपर कौन से नंबर पे नजर आ रहा है, यूं बताओ। कॉपर आएगा आपको नजर 21वें नंबर पे। और जब 21वें नंबर पे है तो कॉपर तो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। और जब बेटे कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है तो हाइड्रोजन को हटा ही नहीं सकता हो, उसकी हिम्मत ही नहीं है ऐसी। मतलब ऐसा थोड़ा ही है कि स्कूल का जो पियोन है, चपरासी है, या कोई स्टूडेंट है, वो प्रिंसिपल साहब को सस्पेंड कर दे। और एक स्टूडेंट प्रिंसिपल साहब के पास गया और उसने कहा कि सर आप अच्छा काम नहीं कर रहे, मैं आपको सस्पेंड कर रहा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई प्रिंसिपल साहब स्टूडेंट को सस्पेंड कर सकते हैं, पर प्रिंसिपल साहब को स्टूडेंट सस्पेंड नहीं कर सकता है। तो हम बेटे यहाँ क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। ठीक है बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे नो रिएक्शन। और आपको पता है कि नो रिएक्शन क्यों लिखा है हमने? क्योंकि कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं
Ag+H2O। तो सिल्वर को देखो Ag कहाँ है, Ag आपको दिखाई देगा बेटे 26वें नंबर पे, तो 20वें नंबर यानी हाइड्रोजन से तो नीचे ही है। जब हाइड्रोजन से नीचे है तो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, तो हाइड्रोजन को हटा ही नहीं सकता। एक स्टूडेंट प्रिंसिपल साहब को हटाने की बात कर रहा है, हटा ही नहीं सकता, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम, नो रिएक्शन। बताओ समझ में आ रही क्या ये बातें? तो हमें पता चला कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितनी भी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे जल से और अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, क्योंकि वे हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया? ठीक। तो बेटे हमें एक बात पता चली है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे जल तथा अम्लों से हाइड्रोजन को क्या कर देती हैं, विस्थापित। पर इसमें हम एक बात और सीखेंगे बहुत अच्छी, देखो जरा, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है बेटे नंबर 3। क्या लिख रखा है? नंबर 3। आपको एक बात ध्यान रखनी है, देखो लिखते हुए समझाऊंगा मैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ध्यान से समझते रहियो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं अधिक ऊपर हैं, जो धातुएं अधिक ऊपर हैं, समझ रहे ना सब? या मैं कह सकता हूं जिनके E0 बहुत कम है। E0 क्या है बेटे? बहुत कम है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ज्यादा ऊपर है ना, या यूं कह दो कि जिनके मानक अपचयन विभव बहुत कम है, वे ठंडे जल से ही क्रिया करके H2 को यानी हाइड्रोजन को मुक्त कर देती हैं। बताओ समझ में आई क्या बात? मतलब जो धातुएं ज्यादा ऊपर है ना, वे ठंडे जल से ही क्रिया कर लेंगी। ऐसा पता क्यों है? क्योंकि जो धातु जितनी ज्यादा ऊपर है वो उतनी ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, ठंडे जल से ही क्रिया करके क्या मुक्त कर देती हैं बेटे? हाइड्रोजन मुक्त कर देती हैं। आप लिख सकते हो क्योंकि, ऐसा लिख सकते हो क्योंकि वे अधिक क्रियाशील होती हैं, क्योंकि वे अधिक क्रियाशील होती हैं। ऐसा लिख सकते हो आप कि वे जो धातुएं ऊपर हैं वे ज्यादा क्रियाशील हैं, तो इसलिए ठंडे पानी से ही रिएक्शन कर लेंगी, और ठंडे पानी से रिएक्शन करके क्या करेंगी बेटे? हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देंगी। जैसे आप इनके एग्जाम्पल लिख सकते हो, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहां लिख रहा मैं LiKBa। ये धातुएं बेटे ऊपर आपको नजर आ रही होंगी, और आप लिख सकते हो CaMgAl आदि। ये धातुएं जो ज्यादा ऊपर है ना बेटे, ये ठंडे जल से ही क्रिया कर लेंगी, और ठंडे जल से ही क्रिया करके कौन सी गैस निकाल देंगी? हाइड्रोजन गैस। पर यदि हम बात करें वे धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ज्यादा ऊपर नहीं है पर हाइड्रोजन से ऊपर हैं, तो हम बात करेंगे इन धातुओं की। देखो Fe, ये कुछ धातुएं ऐसी हैं जैसे Fe, Pb, Sn, Ni, Co। इन धातुओं को देखो, आदि धातुएं कुछ नीचे का मतलब हाइड्रोजन से नीचे नहीं है, कुछ नीचे स्थित होने के कारण कुछ
कम क्रियाशील होती हैं, कुछ कम क्रियाशील होती हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए ये ठंडे जल से, इसलिए ये ठंडे जल से क्रिया नहीं करती, अपितु किससे लिखूं बताओ? अपितु गर्म जल से भी नहीं, अपितु जल वाष्प, जल वाष्प से यानी भाप से क्रिया करेंगे। जल वाष्प से क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करती हैं। बताओ समझ में आ रहा क्या तुम्हारे? मतलब ये धातुएं ऐसी हैं जो ठंडे जल से क्रिया नहीं करेंगी। ये क्रिया किससे करेंगी बेटे? गर्म जल की वाष्प से क्रिया करेंगी। जैसे आप एक रिएक्शन लिख सकते हो 3Fe प्लस 4H2O, ध्यान से देखते रहियो। 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 बना और साथ में निकली हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और ध्यान रखना है कि यहाँ जो Fe है वो तप्त है, यानी कि गर्म कर रखा है FeB, और ये जल की वाष्प है। क्या है बेटे? जल की वाष्प। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपको पता चल गया ना। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 2 की। ये जो हमने 4 पॉइंट यहाँ पढ़े ना, ये चारों पॉइंट उस पहली हेडिंग में पढ़े जिसका नाम था धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना। तो धातुओं की क्रियाशीलता में हमने 4 बातें पढ़ी। ये चारों बातें आपको आनी चाहिए। इन चारों में से ये बात जरूर आनी चाहिए कि जो धातु ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, और वो सबसे अच्छी अपचायक है। ये बात पता होनी चाहिए कि जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर है वो जल से और अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देगी। ये बात पता होनी चाहिए कि जो धातु ज्यादा ऊपर हैं वे ठंडे जल से ही हाइड्रोजन को हटा देंगी, और जो धातु कुछ नीचे हैं वे ठंडे जल से हाइड्रोजन को नहीं हटा सकती हैं, अपितु वे जल की वाष्प से क्रिया करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो 4 पॉइंट थे उसके पहले वाले हेडिंग के। अब हम बात करेंगे धातुओं की। नंबर 2 पे एक हेडिंग डाल लेंगे, धातुओं की अपचयन, धातुओं की अपचयन क्षमता। वैसे मैंने आपको सारा कुछ सिखा दिया, फिर भी मैं एक बार इस बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं आपको। धातुओं की अपचयन क्षमता। तो मुझे यूं बताओ कि धातुओं की अपचयन क्षमता का क्या मतलब है? धातुओं की अपचयन क्षमता का मतलब कि कोई धातु कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ रही है, यानी कि किसी धातु का कितना अच्छा ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आपको पता है कि जो धातु जितना ज्यादा ऊपर होगी उसका इलेक्ट्रॉन छोड़ने का प्रवृत्ति उतना ही ज्यादा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन छोड़ने का प्रवृत्ति उतना ही ज्यादा होगा तो उसकी अपचयन क्षमता ज्यादा होगी। तो सीधी सी बात है कि यदि आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो धातुओं की अपचयन क्षमता क्या होगी? घटेगी, या यूं कहो क्रियाशीलता घटेगी। मैं एक लाइन में इस बात को लिख रहा, मैंने पहले ही आपको इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। मैं लिख रहा बेटे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितने ऊपर होती है, जितने ऊपर होती है, या आप लिख सकते हो या जिसका E0 जितना कम होता है, जिसका E0 जितना कम होता है वह उतनी ही क्या लिखेंगे? वह उतनी ही अधिक
क्रियाशील और धातुओं की क्रियाशीलता का पता किससे चलता है? या प्रबल, क्या लिखूं बेटे? प्रबल अपचायक, प्रबल अपचायक होती है। बताओ समझ में आ रही क्या बात आपकी? ये चीज मैंने अभी पढ़ानी दी थी आपको, इसके बारे में और ज्यादा हम बात करने की हमें जरूरत नहीं, आपको पता है। आप इस चीज को गांठ बांध लो बिल्कुल कि जो धातु ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील है, या जिसका मानक अपचयन विभव E0 जितना कम है वो उतना ज्यादा क्रियाशील है। और ये बात सिर्फ किसके लिए है बेटे? धातुओं के लिए है। किसके लिए है? धातुओं के लिए। नंबर 3, अब हम बात करेंगे बेटे अधातुओं की क्रियाशीलता की। अधातुओं की क्रियाशीलता वह, इसी में ही जोड़ दो आप, आक्सीकारक, आक्सीकारक क्षमता। बताओ आक्सीकारक अक्षमता समझ में आ रहा कुछ? मुझे यूं बताओ अधातु की आदत क्या होती है? अधातु की आदत होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका खुद का क्या होगा? अपचयन, और वो दूसरों का क्या करेगा बेटे? ऑक्सीकरण। तो मुझे यूं बताओ कि अधातु तो जो सबसे नीचे वाली है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील है, और वो सबसे ज्यादा तेजी से या सरलता से इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? ग्रहण। तो इसका मतलब साफ है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कोई भी अधातु जितना नीचे होगी, या यूं कह दो जिसका E0 जितना अधिक होगा, मैं यहां लिख रहा देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो अधातु, अधातु का और धातु का दोनों के हिसाब उल्टे हैं, ध्यान रखना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो अधातु जितना नीचे होती है या जिसका E0 जितना अधिक होता है वह उतनी ही अधिक, वह उतनी ही अधिक क्या होगी? बताओ। वह उतनी ही अधिक क्रियाशील। समझ में आ रहा आपके? वह उतनी अधिक क्रियाशील इसलिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तेजी से ग्रहण करेगी। अधातु की क्रियाशीलता का पता चलता है कि वो कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही, या उसकी ऑक्सीकारक क्षमता कितनी ज्यादा है। वह उतनी ही अधिक क्रियाशील एवं प्रबल, एवं प्रबल क्या होती है बेटे? प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक होती है। बताओ समझ में आई क्या बात? तो यदि आपको देखना है कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, मान लो आपको देखना है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक विद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन है, तो आप क्या जवाब दोगे? बताओ। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक वो होगा जो सबसे नीचे है, और सबसे नीचे कौन है? F2, या यूं कह दो कि जिसका अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे ज्यादा है। ठीक है बच्चों, जल्दी लिखो। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, आप पहले स्क्रीनशॉट लो। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे अब हम बात करेंगे धातु ऑक्साइडों का उष्मीय स्थायित्व। धातु ऑक्साइड, जैसे मैं आपको कह दूंगी एक धातु है कैल्शियम और उसका ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका उष्मीय स्थायित्व का मतलब है कि आप जब इसे गर्म करोगे तो क्या ये ऑक्साइड टूट जाएगा, और यदि गर्म करने पे टूट जाएगा तो मैं कहूंगा कि इसका उष्मीय स्थायित्व बहुत कम है। और यदि गर्म हमने इसे करा और ये नहीं टूटा तो इसका मतलब यह है कि इसका उष्मीय स्थायित्व बहुत ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा स्थायी है, ज्यादा स्टेबल है। अब सवाल ये खड़ा होता है
कि किसी भी धातु के ऑक्साइड का उसमें स्थायित्व का निर्धारण हम कैसे करेंगे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्साइड स्थायी है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसका पता कैसे चलेगा, देखो मान लो आपके पास एक धातु है कैल्शियम और एक है ऑक्सीजन, ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपको पता है कि कैल्शियम तो है यहाँ धातु, कैल्शियम क्या है बेटे, धातु, और ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। तो आपको पता है कि धातु का नेचर क्या होता है, धातु का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन देने का। तो कैल्शियम इसे इलेक्ट्रॉन देगा, किसे देगा बेटे, ऑक्सीजन को। वैसे आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटे कैल्शियम की इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी ना, ध्यान से समझियो, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, अपने दिमाग की खिड़कियां खोल लो बिल्कुल। कैल्शियम की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर जितना ज्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जितना ज्यादा होगी किसकी, धातु की, वो अधातु को उतनी सरलता से इलेक्ट्रॉन देगा। और धातु जितनी सरलता से इलेक्ट्रॉन लेता है, सॉरी देता है, और अधातु जितनी सरलता से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यह जितनी आसानी से अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, इन दोनों के बीच बॉन्ड उतना मजबूत बनेगा। और बॉन्ड जितना मजबूत बनेगा उतना ही ज्यादा ऊष्मीय स्थायित्व होगा। समझ में आई बात। यदि मैं यहाँ कोई ऐसी धातु रख दूं कैल्शियम की जगह, मान लो मैं कोई ऐसी धातु रख दूं जिसका मन ही नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन देने का, तो वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने का उसका मन ही नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने को ही नहीं तैयार है। तो पहली बात तो ये होगी कि वो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ने का ही नहीं है धातु, और यदि छोड़ेगा तो जबरदस्ती छोड़ेगा। तो वो जो बॉन्ड बनेगा ना ऑक्सीजन और उस धातु के बीच में, उस जिद्दी धातु के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन और धातु के बीच में, वो बॉन्ड बेटे ज्यादा मजबूत नहीं होगा। और जब वो बॉन्ड ज्यादा मजबूत नहीं होगा तो उस ऑक्साइड को आप हल्का सा गर्म करोगे और वो ऑक्साइड का बॉन्ड टूट जाएगा। तो अब हमें इस बात से क्या पता चला बेटे, हमें इस बात से पता चला कि जब धातु और अधातु यानी ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड में हमें देखना पड़ता है कि धातु जो है वो उसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कैसा है, ज्यादा प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन त्यागने की या कम है। यदि धातु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा है तो वो ऑक्सीजन के साथ बहुत मजबूत बॉन्ड बनाएगा, और जब मजबूत बॉन्ड बनेगा तो वहां स्थायित्व बेटे बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब आपको इस बात का पता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर है उसकी इलेक्ट्रॉन छोड़ने की आदत बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का प्रवृत्ति उसके अंदर बहुत ज्यादा है। और जब उसके अंदर बेटे इलेक्ट्रॉन त्यागने का नेचर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाएगा वो धातु जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितना ऊपर होगा। और जब वो ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाएगा तो उसमें स्थायित्व उस ऑक्साइड का बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो यदि मैं सबसे ऊपर बात करूं विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या रखा हुआ बेटे, लिथियम, तो लिथियम का ऑक्साइड बहुत ज्यादा स्थायी होगा। और लिथियम के नीचे कौन रखा हुआ बेटे, पोटेशियम, उसका ऑक्साइड जो बनेगा पोटेशियम ऑक्साइड, उसका स्थायित्व लिथियम ऑक्साइड से कुछ कम होगा। और पोटेशियम के नीचे रखा हुआ है कौन, बेरियम, तो बेरियम का ऑक्साइड इन दोनों के ऑक्साइड से कम स्थायी होगा। तो जैसे जैसे आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे आओगे उन सभी धातुओं के ऑक्साइड जो हैं उनके बॉन्ड कमजोर होते चले जाएंगे। और बॉन्ड कमजोर क्यों हो रहे, क्योंकि जैसे जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे आ रहे वैसे वैसे धातुओं का इलेक्ट्रॉन देने का नेचर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर या विद्युत धनात्मक वाला लक्षण घट रहा है। इसलिए ऑक्साइड का बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है बेटे, कमजोर। और बॉन्ड कमजोर हो रहा है तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, यानी कि उसमें स्थायित्व क्या होगा बेटे, घटेगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आई ना आपकी बात। तो हम लिखेंगे यहाँ लिख रहा हूं मैं, धातु ऑक्साइड का ऊष्मीय स्थायित्व, धातु ऑक्साइड का ऊष्मीय स्थायित्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में
विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर क्या लिखूं बेटे? ऊपर से नीचे आने पर घटता है। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? घटता है। क्योंकि आपको पता है, यहां लिख दूं मैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर घटता है, क्योंकि धातुओं की विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति नीचे आने पर विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति क्या होती है बेटे? नीचे आने पर घटती है। ठीक है बच्चों, तो आप बता सकते हो, यदि आपको मैंने दो धातु दे दी और दोनों के ई नॉट भी दे दिए, जैसे मैं आपको कहूं कि एक धातु तो ए है, एक धातु है बी, इन दोनों के ई नॉट मैं आपको दे दूं कि इसका ई नॉट है -2 और इसका ई नॉट है -3 वोल्ट, और मैं पूछूं बताओ ए का ऑक्साइड ज्यादा स्थायी होगा या बी का ऑक्साइड ज्यादा स्थायी होगा? तो आप यूं देखोगे कि इन दोनों में से कौन सी ऊपर रखी जाएगी विद्युत रासायनिक श्रेणी में। इन दोनों में से उस धातु को आप ऊपर रखोगे जिसका ई नॉट होगा कम। ई नॉट इसका -2 है, इसका -3 है, तो बेटे -2 और -3 में छोटी संख्या कौन सी होती है? -3। तो इसे आप ऊपर रखोगे। जब विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाओगे तो बी ऊपर लिखोगे और बी के नीचे लिखोगे क्या? ए। तो जो ऊपर रखा वो इलेक्ट्रॉन देने का ज्यादा प्रवृत्ति रखेगा, यानी कि ज्यादा विद्युत धनात्मक कौन है? बी, और इसका ऑक्साइड ज्यादा स्थायी बनेगा और ए का ऑक्साइड बनेगा कम स्थायी। बताओ समझ में आई क्या ये बात? तो आपको यूं देखना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन सी धातु ऊपर है। जो धातु ऊपर है वो ज्यादा अच्छा और मजबूत और ज्यादा स्थायी ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है बच्चों, चलो एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको, ध्यान से समझेंगे सब, बहुत अच्छी बात बताऊंगा। देखो बेटे, जो ये कॉपर है ना बेटे, कॉपर से 21वें नंबर पे होगा, देख सकते हो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में। कॉपर से नीचे की धातुओं के ऑक्साइड बहुत कम स्थायी होते हैं, बहुत कम स्थायी होते हैं। ये बात ध्यान रखियो। ये केवल गर्म करने पर ही अपघटित हो जाते हैं। गर्म करने पर ही क्या हो जाते हैं बेटे? अपघटित हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे सब बच्चे बिल्कुल, कि जो कॉपर से नीचे के धातु हैं उनके ऑक्साइड क्या होते हैं? थोड़ा सा गर्म कर दो और एकदम क्या हो जाएंगे? अपघटित। जैसे हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड है, तो सिल्वर कॉपर से तो नीचे ही है, देखो 26वें नंबर पे है सिल्वर, और कॉपर कौन से नंबर पे बेटे? 21वें नंबर पे। जब आप इसे गर्म करोगे तो 2Ag + ½ O2 ऐसे अपघटित हो गया। बताओ, हो गया अपघटित। इसी तरीके से यदि आपके पास HgO यानी मरकरी का ऑक्साइड है, इसे आप गर्म करोगे तो 2Hg + O2, ये भी अपघटित हो गया। तो जो कॉपर से नीचे के ऑक्साइड हैं वे गर्म करके क्या हो जाते हैं? अपघटित। अच्छा, जरा इस रिएक्शन को देखियो आप। यदि मैं कह दूं यार चलो बेरियम के ऑक्साइड को गर्म करके देख रहे, क्वालिटी टेस्ट बेरियम का ऑक्साइड, तो आप बेरियम को विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखोगे तो तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे तो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। तो इसका मतलब बेरियम की विद्युत धनात्मकता ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन देने का नेचर इसके अंदर बहुत ज्यादा है, तो मजबूत बॉन्ड बनाएगा। तो मैं लिखूंगा नो रिएक्शन। आप इसे गर्म करते रहो, ये टूटने का ही नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से आप मुझे कहने लग जाओ कि यार चलो सोडियम का ऑक्साइड लेके यार इसे गर्म करके देखें क्या होगा, तो कुछ नहीं होने का है। ऐसे होगा जैसे दीवार में सिर मार रहे हो हम अपना,
ठीक है बच्चों, क्योंकि सोडियम बहुत ऊपर है। ठीक है बच्चों, तो एक ये चीज आपको समझनी है कि कौन सी धातु का ऑक्साइड ज्यादा स्थायी होगा। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितनी ऊपर है उसका ऑक्साइड उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटे, स्थायी। तो बेटे आपको पता चल गया है कि कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्थायी होगा और कौन सा कम स्थायी होगा। चलो अगली बात कर रहे हैं। 5वें नंबर पे बेटे हमें पढ़ना है विद्युत अपघटन के उत्पाद ज्ञात करने में। आपको मैंने विद्युत अपघटन सिखा रखा है, बहुत अच्छे ढंग से सिखा रखा है। तो विद्युत अपघटन की क्रिया में जो हमारे पास विलयन होता है उस विलयन में धन आयन भी होते हैं और ऋण आयन भी होते हैं। आपको पता है कि धन आयन कहाँ जाकर जमते हैं, कैथोड पर, और ऋण आयन कहाँ जमते हैं या एकत्र होते हैं या मुक्त होते हैं, एनोड पर। ठीक है, तो यदि मैं आपको यूं कह दूं कि हमारे पास कोई विद्युत अपघटन का विलयन है और उस विलयन में बेटे दो प्रकार के धन आयन हैं, जैसे Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव, दोनों धन आयन घूमते फिर रहे उस विलयन में, तो कौन सा धन आयन कैथोड पर जमा होगा, कौन सा धन आयन कैथोड पर मुक्त होगा, कौन सा धन आयन कैथोड पर एकत्रित होगा, Na पॉजिटिव होगा या K पॉजिटिव, क्योंकि दोनों तरह के धन आयन है। तो कुछ बच्चे कहेंगे जी दोनों ही हो जाएंगे और क्या, गठबंधन हो जाएगा। पर बेटे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप ध्यान रखोगे कि विद्युत अपघटन की क्रिया में यदि दो धनायन आपके पास विलयन में है तो वो धनायन कैथोड पर जमा होगा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे होगा, या यूं कह दो जिसका ई नॉट ज्यादा होगा, दोनों में से, दोनों धनायनों में से जिसका ई नॉट ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा यदि विद्युत अपघटन, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको, यदि विद्युत अपघटन की क्रिया में, यदि विद्युत अपघटन की क्रिया में दो प्रकार, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो प्रकार के धनायन, दो प्रकार के धनायन उपस्थित हैं उस विलयन में, दो प्रकार के धनायन उपस्थित हों, यूं लिख दूं, तो कैथोड पर वह धनायन मुक्त होता है, मुक्त कह दो या एकत्रित कह दो एक ही बात है, मुक्त होता है जिसका ई नॉट अधिक होता है। यह बात ध्यान रखनी बेटे, जिसका ई नॉट क्या होता है, अधिक होता है। ई नॉट किसका अधिक होगा, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे होगा। तो जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है उसका धनायनी आपको कहाँ मिलेगा, कैथोड पर। और इसी में एक चीज और समझा दूं आपको, इसी प्रकार यदि दो प्रकार के क्या हो, ऋण आयन हो, उसमें दो प्रकार के ऋण आयन हो, तो एनोड पर वह ऋण आयन, एनोड पर वह ऋण आयन एकत्रित कह दो या मुक्त कह दो एक ही बात है, एकत्रित या मुक्त होता है, एकत्रित या मुक्त होता है जिसका ई नॉट क्या हो, कम, ई नॉट कम होता है, यानी कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर हो। यह बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है बेटे, बिल्कुल 100%, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं आपको समझाने के लिए। मान लो मैं आपको यूं कह दूं कि Na पॉजिटिव व K पॉजिटिव में से कैथोड पर मुक्त कौन सा होगा, बताओ। Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव में से कैथोड पे कौन मुक्त होगा? बेटे Na पॉजिटिव तो है कौन से नंबर पे, देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी में छठे नंबर पे है, और K पॉजिटिव कौन से नंबर पे है बेटे, दूसरे नंबर पे।
तो किसका ई नॉट ज्यादा होगा? Na पॉजिटिव का ज्यादा होगा। और जब Na पॉजिटिव का ई नॉट ज्यादा होगा यानी कि ये नीचे होगा, तो यही आपको कैथोड पे मिलेगा Na पॉजिटिव। ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ Cl नेगेटिव व आई नेगेटिव में से एनोड पर मुक्त कौन होगा पहले बताओ? दोनों में से वो होगा जो ऊपर रखा होगा। और ऊपर इनमें से कौन सा है बेटे? आई नेगेटिव है। या यूं कह दो जिसका ई नॉट क्या होगा? कम। ठीक है बच्चों, बताओ समझ में आई क्या बात? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, अगली बात पढ़ा रहा हूँ। लियो बेटे स्क्रीनशॉट। ले लिया सबने? ठीक है। तो बेटे अब हम पढ़ेंगे नंबर 6। और नंबर 6 है रेडॉक्स अभिक्रिया या सेल अभिक्रिया होने की संभावना ज्ञात करने में। आपको पता है रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हों। और बेटे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किस में होते हैं? सेल में। क्योंकि सेल में एक होता है एनोड जिसपे होता है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, और एक होता है बेटे कैथोड जिसपे होता है रिडक्शन या अपचयन। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई सेल काम करेगा या नहीं करेगा? उसकी जानकारी भी हमें कहां से होती है? विद्युत रासायनिक श्रेणी से। कैसे होती है? देखो मैं कुछ बातें बता रहा आपको। आपको बता कि किसी सेल में, मान लो कोई सेल है आपके पास, किसी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ये बात मैंने आपको बेटे सिखा रखी बिल्कुल पहले से ही। किसी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, पता है ना सबको? सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2। उनमें से जो पहला होता है वो होता है एनोड। क्या होता है? एनोड। और मैंने आपको बता रखा बेटे कि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। ध्यान से समझेंगे, कभी सिर के ऊपर को चली जाए सारी बात। और एक होता है कैथोड। और कैथोड पर क्या होता है बेटे? अपचयन। कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। तो आपकी नॉलेज के लिए और आपके दिमाग को खोलने के लिए एक बात बता रहा कि यदि आपको 2 इलेक्ट्रोड दे दिए गए हैं, मान लो उन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रोड है कॉपर का और एक इलेक्ट्रोड है लोहे का, तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों में से कौन से इलेक्ट्रोड को आप एनोड बनाओगे और कौन से इलेक्ट्रोड को आप कैथोड बनाओगे? तो यदि कोई सी भी 2 धातु आपको दे दी गई और उनमें से आपको पूछा जा रहा कि कौन से को आप एनोड बनाओगे, कौन से को कैथोड बनाओगे, तो आपको क्या देखना है बेटे? आप यूं देखोगे कि दोनों धातुओं में से एनोड उसे बनाया जाएगा जिस पर ऑक्सीकरण होता हो, और कैथोड उसे बनाया जाएगा जिस पर क्या होता हो? अपचयन। तो बेटे आपको पता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितना ऊपर रखी हुई है उस पर ऑक्सीकरण उतना अच्छा होता है, क्योंकि वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉनों को छोड़ती है। जो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेगा उसी का ही तो ऑक्सीकरण होगा बेटे। तो आप उन दिए गए 2 इलेक्ट्रोडों में से उस इलेक्ट्रोड को एनोड बनाओगे जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होगा। कैसे होगा बेटे? जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होगा? ऊपर होगा। क्योंकि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होगा वही इलेक्ट्रॉनों को आसानी से छोड़ेगा, यानी उसका ही ऑक्सीकरण आसानी से होगा। तो यहाँ है कि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। और एनोड किसका बनाओगे? उस तत्व का जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित हो। ठीक है। तो आपको यदि 2 तत्व उन्होंने दे दिए और उन्होंने कहा यार एक का एनोड बनाओ, तो एनोड हम उसका बनाएंगे जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होगा। और यदि विद्युत रासायनिक श्रेणी आपके सामने नहीं है तो ई नॉट में देंगे। तो ई नॉट में वो छांटना है जिसका ई नॉट होगा कम, वही तो ऊपर होगा बेटे। तो उस तत्व का जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होता है उसका हमेशा एनोड बनाना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। और दिए गए 2 तत्वों में से कैथोड उस तत्व का बनाना चाहिए जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहाँ हो? नीचे हो। इन दिए गए 2 तत्वों में से नीचे हो। 2 तत्वों की तुलना करनी है, उन दोनों में से जो ऊपर होगा उसका एनोड बनाना है
और जो नीचे होगा बेटे उसका क्या बनाना है, कैथोड। अच्छा, मैंने एक फार्मूला सिखाया था आपको सेल विभव का, सेल विभव का एक फार्मूला सिखाया था, या आप कह सकते हो इसे ई सेल, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल यदि आपको निकालना है तो मैंने बताया था आपको फार्मूला बेटे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बताओ सिखाया था नहीं? इस पे तो बेटे मैंने न्यूमेरिकल भी करा दिए बहुत सारे। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये कैथोड का विभव है और ये एनोड का है। बिल्कुल दिमाग खोल के समझनी बात, दिमाग खोल के। ऐसा ना हो कि मैं आपको पढ़ाता रहूं और आपके सिर के ऊपर को जाता रहे। बिल्कुल भी बच्चों का खेल नहीं खेल रहे हम। कल को न्यूमेरिकल कोई नहीं होने का यदि ये बातें नहीं समझने के तो। ठीक है, देखो ध्यान से, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब मुझे ये बताओ, कैथोड ऊपर वाला लिया या नीचे वाला? आप कहोगे जी आप नहीं बताया। आपने बताया कि कैथोड हमें लेना है जो नीचे हो। और बेटे यदि कैथोड आपने नीचे वाला लिया और एनोड लिया ऊपर वाला, तो जो नीचे रखा हुआ उसका इलेक्ट्रोड विभव तो ज्यादा होगा। ई नॉट कैथोड ज्यादा होगा क्योंकि कैथोड नीचे वाला है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितना नीचे आओगे उतना ही इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव या ई नॉट बढ़ता है। तो ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू क्या है, कम। तो ज्यादा में से कम घटाओगे तो ये क्या आएगा, प्लस में आएगा। क्या आएगा, प्लस में, धनात्मक। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि यदि ई नॉट सेल आपका धनात्मक आता है तो सेल कार्य करेगा, सेल कार्य करेगा। सेल कार्य करेगा का मतलब पता क्या है? इसका मतलब है रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। बताओ समझ में आ रही है बात? मतलब आपको इस फार्मूले को लगाना है और फार्मूले को लगा के आपको ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है यदि आप कैथोड और एनोड को सही लोगे, तो आपका सेल काम करेगा और बल्ले बल्ले हो जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी। ये बात बिल्कुल है। और इसका यदि उल्टा हो गया बेटे, यदि ई नॉट सेल आपका आ गया ऋणात्मक, यानी ये वैल्यू किस में आ गई, माइनस में। ठीक है, ऋणात्मक है तो सेल कार्य नहीं करेगा, सेल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि उसमें जो धारा प्रवाहित होगी, धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। जहां प्रवाहित होनी चाहिए, जो सही डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में धारा प्रवाहित नहीं होगी। बताओ समझ में आ रही क्या बात? ठीक है बच्चों, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा सेल काम करेगा कौन सा नहीं। वे आपको यदि लिख के दे देना कि यार ये तो जो है एनोड है, कैथोड हमने बना दिया, तुम्हें दे दिया, तुम बताओ यार सेल काम करेगा या नहीं। तो आप एक फार्मूला आपको लगाना है ये वाला, और यदि आपका ई नॉट सेल पॉजिटिव आ गया तो सेल काम करेगा बिंदास तरीके से, और यदि नेगेटिव आ गया तो सेल का कुछ नहीं हो सकता यार। तो जिन्होंने क्वेश्चन दिया उन्हीं का ही नहीं कुछ हो सकता। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा छठा पॉइंट जिससे हमने निकाला रेडॉक्स अभिक्रिया होने की संभावना। और बेटे सातवां हेडिंग आपको डालना है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, धातुओं का विस्थापन। धातुओं का विस्थापन ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, और किसी को सोना नहीं है बिल्कुल भी, कभी नींद ही आ गई हो तुम्हें। धातुओं का विस्थापन, ठीक है, सीधी बात है, जो धातु ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील है और नीचे वाली धातु कम क्रियाशील है। तो ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। जैसे प्रधानाचार्य जी किसी भी अध्यापक को, किसी भी स्टाफ को या स्टूडेंट को निलंबित कर सकते हैं, परंतु स्टूडेंट अपने से ऊपर वाले जितने भी पद पे हैं, अध्यापक हैं या कोई भी स्टाफ मेंबर है या प्रिंसिपल साहब हैं, उन्हें निलंबित नहीं कर सकता। तो जो धातु ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील है, अपने से नीचे वाली धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। तो आप लिखोगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर
स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। यह बात आपने पढ़ी थी 10वीं क्लास में भी। विस्थापित कर देती है। और क्यों कर देती है वो भी आपको बता, क्योंकि ऊपर वाली धातु क्या होती है? अधिक क्रियाशील। ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील, क्या लिखूं बेटे? होती है। ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है बच्चों, जो धातु ऊपर होगी वो ज्यादा क्रियाशील होगी। जैसे हम इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एक लिख के दूं इक्वेशन, Fe प्लस CuSO4 को देखो आप। Fe प्लस CuSO4, Fe और Cu को देखना है। तो जब आप Fe को देखने गए तो आपको पता चला कि Fe है 19वें नंबर पे। देखो Fe कौन से नंबर पे? 13वें पे भी है और 19वें पे भी है। यहाँ हम 13वें की बात करेंगे क्योंकि डबल पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है। तो 13वें नंबर पे रखा हुआ बेटे Fe, देख लो आप। और कॉपर कौन से नंबर पे है? 21वें नंबर पे है। तो जब Fe कॉपर से ऊपर है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो इसका मतलब Fe कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। Fe और ज्यादा क्रियाशील है तो प्रिंसिपल साहब एक स्टूडेंट को हटा देंगे, सस्पेंड कर देंगे। तो क्या बनेगा बताओ? यहाँ बनेगा FeSO4 प्लस स्टूडेंट स्कूल से बाहर Cu। ठीक है, अच्छा जरा इस रिएक्शन को देखिए जरा। मैं आपको यूं कह दूं कि चल यार इस रिएक्शन को कर रहे हैं, Cu प्लस FeSO4। तो Cu तो नीचे है और Fe है ऊपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में। तो एक स्टूडेंट प्रिंसिपल साहब को सस्पेंड करना चाह रहा, तो बताओ कर देगा क्या सस्पेंड? नहीं कर सकता। तो हम यहाँ लिखेंगे कोई अभिक्रिया नहीं या नो रिएक्शन। ठीक है बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा स्क्रीनशॉट लो बच्चों, सब ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। तो बेटे 8वां अनुप्रयोग है अधातुओं का विस्थापन। कुछ बच्चों के पहले से ही समझ में आ गया होगा कि जो अधातु नीचे होती है वो ज्यादा क्रियाशील होती है और जो अधातु ऊपर होती है वो कम क्रियाशील होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित अधातुएं अपने से ऊपर स्थित अधातुओं को उनके लवण के विलयन से क्या कर देती हैं? विस्थापित कर देती हैं। तो आप लिखोगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित अधातुएं अपने से ऊपर स्थित अधातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। ठीक है बच्चों, विस्थापित कर देती हैं। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि नीचे स्थित
अधातुएं, नीचे स्थित अधातुएं अधिक क्या होती हैं? अधिक क्रियाशील होती हैं। यह बात मैंने समझाई आपको, अधिक क्रियाशील होती हैं। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है कि धातु तो वो ज्यादा क्रियाशील होगी जो ऊपर होगी, और अधातु वो ज्यादा क्रियाशील होगी जो बेटे नीचे होगी। जैसे मैं आपको एक रिएक्शन लिखूं F2 प्लस 2Ki, मान लो इस रिएक्शन को देखना है, तो यहाँ F2 तो है सबसे लास्ट में, सबसे नीचे, यानी 38वें नंबर पे, और आई माने आयोडीन, आयोडीन है इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, तो आयोडीन जब इसके ऊपर है तो इसका मतलब आयोडीन आपको मिलेगा 23वें नंबर पे, 23 पे आप देख सकते हो। तो आयोडीन को तो हटा देगा F2, तो F2 अटैक करेगा यहाँ आयोडीन पे, और आयोडीन को हटा दिया, अपने आप उसकी जगह ले ली, बन गया 2KF, और आयोडीन बेचारा बेघर। ठीक है, और यदि हम इस एग्जाम्पल को लें, मैंने लिखा I2 प्लस 2KF, और कहा चलो इस रिएक्शन को देख रहे हैं, तो I2 तो अधातु है, और ये अधातु ऊपर है, ये नीचे है। ऊपर वाली अधातु नीचे वाली अधातु को नहीं हटा सकती। मैंने आपको बताया था कि धातु और अधातु दोनों का चक्कर बिल्कुल उल्टा है, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी, और हम लिखेंगे नो रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो मैं साइड में हट रहा, और जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, लियो बेटे स्क्रीनशॉट, ले लिया सबने? ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा, और बेटे ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कल करेंगे इसके ऊपर आधारित एनसीईआरटी के क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन, ये हम करेंगे कल, यानी इससे अगली वीडियो में। तो बच्चों, आपको मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही अपनी पढ़ाई करें, और अपने सुंदर से नोट्स बनाएं, और पढ़ाई में लगे रहें, यदि भविष्य आपको अपना अच्छा करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।